हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 हमारा भोजन। और इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है आहार आयोजन, जिसे हम मील प्लानिंग भी कहते हैं। हम प्रायः दिन में 4 बार भोजन करते हैं। समय के अनुसार जो हम एक बार में पेट भर कर खाते हैं उसे आहार कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है और इसका उत्तरदायित्व गृहिणी पर होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि वह आहार आयोजन कर ले। तो बच्चों, ये आप सबको पता है कि हम दिन में 3 या 4 बार भोजन करते हैं और समय के अनुसार जो हम एक टाइम में पेट भर खाना खाते हैं उसे आहार कहते हैं। और जैसे कि हमारे घर में 4, 5, 6 जितने भी मेंबर होते हैं, हर किसी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। किसी को खाने में कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उत्तरदायित्व जो आता है गृहिणी पर, जो घर संभालता है, जो किचन संभालता है, उस बंदे पर ही आता है कि वो इस चीज़ को ध्यान रखे कि जितने भी हमारे घर में लोग हैं सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए आहार आयोजन हमें करना चाहिए। आहार आयोजन करने का अभिप्राय ये है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान हो। आहार आयोजन इस तरह करना चाहिए कि सारे दिन अथवा सप्ताह के भोजन में जहाँ तक हो सके भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न हो। एक समय पर एक सप्ताह के से अधिक समय के लिए आहार आयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर वस्तुओं की कीमत बदलती रहती है और प्रत्येक मौसम में एक जैसी वस्तुएं नहीं मिलती हैं। तो बच्चों, आहार आयोजन होता क्या है? आहार आयोजन वो होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लो एक हफ्ते का हमने सारी प्लानिंग कर ली कि एक हफ्ते में पहले दिन ये बनेगा, नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, डिनर में ये बनेगा। ऐसे पूरे हफ्ते की हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें इस दिन ये सामान बनाना है। और ये जब हम आहार आयोजन मील प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे सप्ताह में हमने जो खाने का भोजन जो ऐड किया है उसमें अलग अलग भोज्य पदार्थ हमने डाले हों, जिससे कि घर में अगर एक व्यक्ति को एक चीज़ पसंद है तो वो एक दिन बन जाए, दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद है तो दूसरे दिन बन जाए। और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मील प्लानिंग करें, जब हम आहार आयोजन करें तो वो एक हफ़्ते से ज़्यादा का ना करें, क्योंकि एक हफ़्ते का सामान इकट्ठा करके रखना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम का करेंगे तो हो सकता है सामान जो हमने इकट्ठा किया है वो ख़राब हो जाए, या कीमत बढ़ जाए किसी वस्तु की, या मौसम के हिसाब से वो चीज़ आना ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक हफ़्ते का हमें जो है मील प्लानिंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आहार आयोजन का महत्व। आहार आयोजन इसलिए किया जाता है कि गृहिणी घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हमारे घर में 4 लोग हैं और चारों को अलग अलग चीज़ पसंद है तो हम आहार आयोजन से ही कर सकते हैं कि भाई एक दिन एक की पसंद की चीज़ बन जाए, दूसरे दिन दूसरे की। तो उससे क्या होगा, सभी लोगों को उनका पसंद का खाना भी मिल जाएगा और हमारा आहार आयोजन भी हो जाएगा। आहार आयोजन से समय की बचत होती है, क्योंकि हम शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, चावल, दालें, मसाले आदि अपनी आवश्यकता अनुसार इकट्ठे खरीद लेते हैं। तो बच्चों, क्या होता है, अगर हम आहार आयोजन कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगले एक हफ्ते में हमें क्या क्या बनाना है। तो उससे क्या होगा कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती वो हम इकट्ठा खरीद के रख लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा समय भी बच जाता है। हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं। सामान हमारे पास होता है ऑलरेडी, तो हमारा समय बचता है इससे। आहार आयोजन से धन की बचत होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदने से सस्ती मिलती हैं और इन्हें लाने के लिए एक ही बार का किराया खर्च होता है। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि आहार आयोजन से समय की बचत होती है, वैसे ही आहार आयोजन से धन की भी बचत होती है, क्योंकि एक तो एक ही बार जाएगा जो भी खरीदने जाएगा और इकट्ठा सामान लेके आ जाएगा, बार बार उसे बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो उससे हमारा किराया भी बच रहा है, समय भी बच रहा है। आहार आयोजन करने का एक कारण ये भी है कि हमें बार बार वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाने में शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं करनी पड़ती। इससे गृहिणी को खाना बनाने और परोसने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे समस्त कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, जब गृहिणी को पता है कि उसे क्या बनाना है और सामान घर में अवेलेबल है तो उसका भी टाइम बच जाता है। उसे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि कोई अब सामान ला के दे तो वो बनाए, है ना। तो इससे हमारी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती और हमारा समय भी बच जाता है। अब बच्चों, हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आहार आयोजन मतलब कि मील प्लानिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो।
यदि परिवार में छोटे बच्चे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति है अथवा घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उनकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाना चाहिए। तो बच्चों आपको पता ही है हमारे घर में अलग अलग सदस्य रहते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में जो भोजन पक रहा है वो सभी की आवश्यकता अनुसार हो। कई बार ऐसा होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कोई कड़क चीज़ नहीं खा पाते, उनके लिए मुलायम भोजन बनना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मसालों से बिना मसालों का भोजन होता है, मुलायम भोजन होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए भोजन पकाते समय। भोजन पौष्टिक और कम दामों में हो। बच्चों आपको ये बात पता होगी कि अगर हम मौसम का सामान लेते हैं, जैसे कि मौसमी फल लेंगे, मौसम के हिसाब से सब्जियां लेंगे, तो वो ज़्यादा पौष्टिक भी होती हैं और वो सस्ती भी मिलती हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम तो पूरे दिन की जो हमारी आहार तालिका है उसमें हमें सारे भोज्य गुण ऐड करने हैं, मतलब कि उसमें फ्रूट्स भी आने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स भी आनी चाहिए, उसमें दाल भी आनी चाहिए, उसमें रोटी भी आनी चाहिए, रोटी या चावल में से कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पूरे दिन में सारे भोज्य गुण का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है वो प्राप्त हो सके, जिससे कि हमारा भोजन संतुलित बन सके। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें लें जो पौष्टिक हों और सस्ते दामों में हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर महंगी चीज़ है तो वही पौष्टिक होगी, सस्ती चीज़ें भी बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट, भोजन में विभिन्नता हो। अगर बच्चों आप ही बताओ कि अगर आप एक ही तरह का भोजन रोज़ रोज़ करोगे, रोज़ ही आपकी मम्मी आपको दाल चावल बना के दे दें और कुछ ना दें, तो क्या आप उस खाने से बोर नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में विभिन्नता होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम विभिन्न विभिन्न विधियाँ भी प्रयोग में ला सकते हैं। अलग अलग समय के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को ले सकते हैं। ठीक है, एक समय के भोजन में हमें ऐसी वस्तुएं प्रयोग करनी चाहिए जिनके रंग आपस में मेल खाते हों, जिससे कि हमारी प्लेट हमें देखने में भी अच्छी लगे। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ हम पीली दाल रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ तो पदार्थ हमारे खाने के मुलायम होते हैं, जैसे कि खीर हो गई, दलिया हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो कुरमुरे, जैसे कि पापड़ हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों ही प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम शामिल करें अपने भोजन में, ताकि विभिन्नता आ सके। भोजन को मौसम अनुकूल बनाना। आहार आयोजन बनाते समय ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में रखें जो बाज़ार में उस समय मौसम में आसानी से मिल जाएं। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दिनों में ठंडा या सर्दियों के दिनों में गर्म भोजन खाने में आनंद आता है। गर्मियों में अधिक पेय पदार्थ व ठंडक पहुंचाने वाली सब्जियां अधिक मात्रा में सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे कि खीरे, ककड़ी, मूली। ऐसी चीज़ें हम गर्मियों में सलाद में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना। और सर्दियों में हम गाजर का हलवा और गुलाब जामुन गरम गरम, ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये मौसम के अनुकूल हमारी जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, भोजन का रुचिपूर्ण होना। अब बच्चों क्या है कि खाना तो बन गया, आपकी पसंद की चीज़ बनी है, बट अगर वो अच्छे से बना ही नहीं है और आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या आपको खाने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन संतुलित तो हो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से बनाया जाए ताकि वो देखने में स्वादिष्ट लगे और देखते ही खाने का मन करे। ठीक है, और उसे परोसने का ढंग भी अच्छा, क्रमबद्ध और सुंदर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आहार आयोजन करते समय हम किस किस समय का भोजन आयोजन में सम्मिलित करते हैं। आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों का चयन सोच विचार कर करना चाहिए। भोज्य पदार्थों के चुनाव के साथ साथ हमें भोजन के लिए समय विभाग भी बना लेना चाहिए। दिन के विभिन्न आहारों में कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो बच्चों आहार आयोजन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो सारे भोजन हम अलग अलग समय में सम्मिलित कर पाएँ, तथा एक समय विभाग के इस टाइम पे हमें ये भोजन करना है, इसके 3 से 4 घंटे बाद हमें ये भोजन करना है, ये अंतर भी रख लेना चाहिए। सुबह का नाश्ता। रात के भोजन तथा प्रातःकाल के नाश्ते में समय का बहुत अधिक अंतर आ जाता है, अतः प्रातःकाल का नाश्ता करना एक व्रत त्यागना है। नाश्ते की मात्रा एवं प्रकार स्थान, मौसम तथा आदत पर निर्भर करता है। विभिन्न देशों के निवासी भिन्न भिन्न भोजन पदार्थ नाश्ते में लेते हैं, जैसे भारतीय प्रायः दूध, चाय, डबल रोटी, पराठा, फल आदि लेते हैं।
कुछ लोग नाश्ते में दही व लस्सी का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु जैसा भी नाश्ता लिया जाए उसमें ऐसे भोज्य पदार्थ लेने चाहिए जिससे शरीर को तुरंत शक्ति मिल सके। ये तभी हो सकता है जब नाश्ते में ऐसे भोज्य पदार्थ लिए जाएं जिसमें वसा और कार्बोज काफ़ी मात्रा में हो। सुबह के नाश्ते में उन फलों का समावेश होना चाहिए जिनसे विटामिन सी मिल सके, जिससे सारे दिन विटामिन सी की आवश्यकता का 1/3 भाग प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, ये आपको भी पता है कि रात के भोजन और सुबह के नाश्ते में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम रात को सोते हैं फिर सुबह उठ के ही नाश्ता करते हैं। तो ये ऐसे ही होता है जैसे कि हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसको त्यागना। ठीक है। अब हर दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का नाश्ता किया जाता है। तो अगर इंडिया की बात करें, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे दूध, चाय, ब्रेड, पराठा, फल आदि ये सब नाश्ते में लिया जाता है। कुछ लोग दही, लस्सी ये सब भी लेते हैं। तो नाश्ता कैसा भी हो, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नाश्ता हो जिससे हमें तुरंत शक्ति मिल सके। और तुरंत शक्ति हमें कैसे मिल सकती है कि अगर हम फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे हमें एकदम एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और नाश्ते में ऐसे फल भी रखने चाहिए जो हमें विटामिन सी प्रदान कर सकें, जिससे कि सारे दिन में जो विटामिन सी की आवश्यकता है उसका 1/3 भाग हमें प्राप्त हो जाए। बच्चों को स्कूल जाने से पहले शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता करना चाहिए। जो बच्चे सुबह संतुलित नाश्ता पेट भर खाते हैं वह अन्य बच्चों की अपेक्षा जो नाश्ता नाम मात्र को खाते हैं अधिक सक्रिय व सतर्क रहते हैं। तो बच्चों को सुबह जो स्कूल जाने से पहले का समय होता है उसमें जल्दी जल्दी भाग दौड़ में नाश्ता नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें आराम से बिठाकर सुकून से नाश्ता कराना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा सुकून से नाश्ता करेगा तो वो ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा अटेंशन दे पाएगा, ज़्यादा अलर्ट रहेगा क्लास में और ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा। इसके बाद आता है दोपहर का भोजन। जिन लोगों को दोपहर का भोजन साथ ले जाना होता है उनके लिए शीघ्र पकने वाले तथा सरलता से ले जाने वाले भोजन होने चाहिए। गृहिणी के पास समय कम हो तो वह पौष्टिक पराठा या पूरी बना सकती है, जिससे सभी पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन को संतुलित बनाने तथा शरीर की आवश्यकताओं का 1/3 भाग दोपहर के भोजन से प्राप्त करने के लिए कोई मौसम का फल तथा कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे मूली, गाजर, टमाटर, नींबू आदि भी ली जा सकती हैं। यदि फल व सब्जियां घर से ले जाई जाएं तो बिना काटे ही ले जाना चाहिए, जिससे उनके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। बच्चों के सदैव स्कूल में खाने का टिफ़िन लेकर जाना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद आधी छुट्टी के समय तक दोबारा भूख लग जाती है। यदि बच्चे खाने का टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे तो वह बाज़ार से गंदी चीज़ें लेकर खाएंगे या फिर भूखे रहेंगे, जिससे उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास समय कम है तो हम पौष्टिक पराठा या पौष्टिक पूरी ऐसा कुछ बना दें जिससे कि सारे पौष्टिक तत्व भी मिल जाएँ और पेट भी भर जाए। ठीक है। और क्योंकि हमें जो शरीर की जो दैनिक आवश्यकता है उसका 1/3 भाग हमें दोपहर के भोजन से प्राप्त करना होता है, तो उसमें हम खाने के साथ साथ कोई मौसमी फल या कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जैसे गाजर, टमाटर, खीरा, मूली ये सब भी रख सकते हैं। अगर हम घर से सब्जियां, फल लेके आ रहे हैं तो उसे हमें बिना काटे रखना चाहिए, जिससे कि उसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। और बच्चों को टिफ़िन ज़रूर देकर भेजना चाहिए, क्योंकि उन्हें रिसेस के टाइम में भूख लग जाएगी, क्योंकि घर से खा के गए 2-3 घंटे हो गए हैं तो भूख ऑब्वियसली लगेगी। और अगर वो खाना नहीं खाएंगे या बाज़ार से बेकार चीज़ें लेके खाएंगे तो उससे उनका जो अटेंशन है वो और कम होगी और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अब है शाम का नाश्ता। शाम को सब लोग थके मांदे घर आते हैं, अतः शाम का नाश्ता शीघ्र बनने वाला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शाम के नाश्ते तथा रात्रि के भोजन में समय का अंतर कम हो तो शाम का नाश्ता हल्का होना चाहिए। इसमें दूध व चाय के साथ कुछ मीठी व नमकीन चीज़ें ली जा सकती हैं। इच्छानुसार फल भी लिया जा सकता है। तो बच्चों, शाम को क्या है कि लोग ऑफिस से अपने काम से थके हारे घर आ रहे हैं, तो नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी बन जाए। प्लस अगर ऐसा है कि आपका जो रात का खाना है, डिनर आप जल्दी करते हैं और शाम के नाश्ते में और डिनर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कम घंटों का फ़र्क है, तो शाम का नाश्ता हमें हल्का ही रखना चाहिए। इसमें हम दूध चाय के साथ कुछ नमकीन या बिस्किट या कुछ मीठी चीज़ ऐसे ले सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट भी खा सकते हैं मौसम के अनुसार। अब है रात्रि का भोजन, मतलब कि हमारा डिनर। प्राय रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से तथा शांतिमय वातावरण में खाया जाता है, क्योंकि इस समय किसी को बाहर जाने की जल्दी नहीं होती और परिवार के सब सदस्य मिलकर भोजन करते हैं।
इसके अतिरिक्त भोजन में प्रायः खाद्य पदार्थ भी कुछ अधिक होते हैं, क्योंकि रात्रि का भोजन बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। रात्रि के भोजन में चपाती, चावल, दाल, रसेदार या सूखी सब्जी, दही, रायता, सलाद या मौसम का कोई फल लिया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया डिनर। डिनर हम सबसे आराम से करते हैं, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं, किसी को कहीं जाना नहीं होता, टाइम भी काफ़ी मिल जाता है डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए डिनर में सारी चीज़ें ये चपाती, चावल, दाल, सब्ज़ी, दही, रायता ये सब लिया जाता है। अब है खाद्य सामग्री कब और कहाँ से खरीदें। आहार योजना बनाने के पश्चात भोजन पकाने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। परिवार की आय का मुख्य भाग भोजन पर व्यय होता है, अतः खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों अब हमने मील प्लानिंग तो कर ली, बट हमें मील प्लानिंग करने के बाद वो सारा भोजन के जो पदार्थ हैं वो सब भी तो खाद्य सामग्री चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें बाज़ार जाना पड़ेगा। और बच्चों क्या होता है कि महीने में या हफ्ते में जो भी हम अपना आहार आयोजन कर रहे हैं, तो जो हमारा आय है, जो घर में आय मतलब इनकम है, जो सब परिवार वाले मिलकर कमा रहे हैं, उसका एक मुख्य भाग खाने पर खर्च होता है। तो इसलिए खाद्य सामग्री खरीदते समय हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अब खाद्य सामग्री खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में अब पढ़ेंगे। बाज़ार का चुनाव। परिवार की आवश्यकता, सुविधा, पसंद और खाद्य पदार्थ की किस्म के अनुसार बाज़ार का चुनाव करना चाहिए। बाज़ार का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आवश्यकता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, चुनाव करने की गुंजाइश हो, उपलब्ध वस्तुएं साफ और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों, उपभोक्ता को क्रय करने की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, उपभोक्ता को खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके, विक्रेता नर्म हो और उपभोक्ता को खरीदारी में पूर्ण सहयोग दे। तो बच्चों बाज़ार का जो चुनाव है उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें सामान खरीदना है, परिवार की जो आवश्यकता है, सुविधा है, पसंद है, उसके अनुसार बाज़ार में सामान मिलता हो। और बाज़ार का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सारे खाद्य पदार्थ जो हमें खरीदने उस बाज़ार में मिलते हों, चुनाव करने की गुंजाइश हो, हमें ऐसा ना हो कि एक ही दुकान पर जाके एक ही चीज़ मिल रही हो वही लेनी पड़े। ठीक है, उपलब्ध वस्तुएं बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। खाने की चीज़ें ये नहीं कि कीड़ा लगा हुआ हो, गंद में रखी हो। ठीक है, उपभोक्ता को खरीदने की स्वतंत्रता हो, उस पर कोई दबाव ना डाला जाए कि ये लो ये नहीं लो। ठीक है, और उचित मूल्यों में प्राप्त हो रही हों वस्तुएं, और जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो सहयोग करे खरीदारी में, ना कि कोई ऐसा कठोर व्यक्ति बैठा हो। नम्र होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, हम खाद्य पदार्थ अपनी आवश्यकता अनुसार फेरी वालों, पटरी बाज़ारों, फुटकर दुकानों, थोक बाज़ारों, सुपर बाज़ारों, सहकारी स्टोरों से खरीद सकते हैं। जहाँ तक संभव हो खाद्य पदार्थ स्वयं ही खरीदने चाहिए, क्योंकि नौकर द्वारा खरीदे गए या टेलीफोन पर खरीदे गए खाद्य पदार्थ महंगे या घटिया किस्म के हो सकते हैं और इनके भार व तोल में भी कमी होने की संभावना होती है। खाद्य पदार्थ की आवश्यकता। खाद्य पदार्थ केवल आवश्यकता होने पर ही खरीदने चाहिए। खाद्य पदार्थों को उनके नष्ट होने के समय के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं। तो बच्चों हमें ना कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा सामान खरीद लेंगे, कई बार क्या होता है वो यूज़ नहीं हो पाता टाइम पे, तो वो ख़राब होने की उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो बच्चों खाद्य पदार्थों को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो वो होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते, और एक होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जल्दी ख़राब ना होने वाले में जैसे अनाज, दालें, मसाले, ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम महीने के हिसाब से ख़रीद के रख सकते हैं। लेकिन जो जल्दी ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दूध से बने पदार्थ, सब्जियां, फल, इनको हम ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते। इनको हमें जितना आवश्यकता है उसी के हिसाब से ख़रीदना चाहिए। और ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मौसम में हम मौसमी फल ही खरीदें, क्योंकि एक तो वो सस्ते मिलते हैं और ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। इसके बाद आती है क्रय सूची। खाद्य पदार्थों की खरीदारी से पहले आहार योजना के आधार पर क्रय सूची बनानी आवश्यक है, क्योंकि क्रय सूची न बनाने पर कभी कभी कम आवश्यकता के खाद्य पदार्थ खरीद लिए जाते हैं तथा आवश्यकता के खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। तो बच्चों ये ज़रूरी है कि जब भी हम खाद्य पदार्थ की सामग्री खरीदने जाएं, उससे पहले हम एक लिस्ट बना लें, एक क्रय सूची बना लें कि हमें क्या क्या खरीदना है, क्या क्या हमारी ज़रूरत का सामान है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम क्रय सूची नहीं बनाएंगे तो हम वो चीज़ें भी खरीद कर ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो चीज़ें भूल जाते हैं जो एक्चुअल में हमें जिनकी ज़रूरत थी। ठीक है,
खाद्य पदार्थ कभी भी उतावली में नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना वे केवल महंगे मिलते हैं बल्कि घटिया किस्म के भी होते हैं। क्रय सूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक खाद्य पदार्थ ना मिलने पर हमें उसका ऑल्टरनेटिव देख के रखना चाहिए कि अगर ये वाला नहीं मिला तो हमें कौन सा खरीदना है। कई बार हमें जब इस चीज़ को हम पहले से प्लान नहीं करते तो हम कई बार ख़राब चीज़ भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब है विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना ज़रूरी है। जैसे कि जब अनाज व दालें खरीदते हैं तो बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उनके दाने साफ़ चमकदार हों, धब्बे ना हों, कीड़े ना हों। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अनाज के दानों में छेद होते हैं। छेद का मतलब होता है कि उसमें कीड़े थे, कीड़ों ने छेद किए हैं। ठीक है, मिट्टी, रेत, कंकड़, तिनके ये सब नहीं होना चाहिए। और खरीदने से पहले 2-4 दाने चबाकर देखने चाहिए। अगर उनका स्वाद मीठा व दाने सख्त हैं तो वो ठीक है। अगर वो कड़वा और नमी युक्त है, मतलब वैसा हो गया है मॉइस्चर वाला, तो वो ख़राब हो चुका है अनाज। दालें खरीदने से पहले देखना चाहिए कि उस पर नकली रंग तो नहीं चढ़ा हुआ। ठीक है, ऐसे ही जब मिर्च मसाले खरीदने जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हम कोशिश यही करनी चाहिए कि हम साबुत मिर्च मसाले साबुत मिर्चें लें, साबुत हल्दी लें और उन चीज़ों को पिसवा लें। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो किसी ऐसी कंपनी के खरीदने चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें। और एग मार्क का साइन देखकर ही मसाले लेने चाहिए। सूखे मेवे, इन्हें खरीदने के लिए पहले तोड़कर देखना चाहिए। इनकी गिरी में से किसी प्रकार का कीड़ा या फफूंदी तो नहीं लगी हुई। फफूंदी लगे मेवे विषैले होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके बाद है चीनी, चाय, कॉफ़ी, घी, ऐसी चीज़ें जब खरीदते हैं तो सबसे पहले चीनी के दाने साफ़, बड़े और चमकदार होने चाहिए। किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, घी, तेल आदि सभी के जो डब्बे हैं बंद सील पैक्ड होने चाहिए। और ऐसी विश्वसनीय कंपनियां जिन पर भरोसा किया जा सके उन्हीं कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। सब्जियां व फल, जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये सारी सब्जियां जब हम खरीदें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ठोस, कड़ी और भारी होनी चाहिए। पिलपिली, झुर्रीदार होंगी तो मतलब कि वो बासी हो चुकी हैं। आलू और शकरकंदी अंकुर निकले हुए नहीं होने चाहिए। अंकुर निकले हुए जो आलू और प्याज होते हैं वो विषैले हो जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी, इनके जो पत्ते हैं चमकीले होने चाहिए, गहरे हरे रंग के होने चाहिए, साफ़ और कड़े होने चाहिए। मुरझाए हुए होंगे, कीड़े द्वारा खाए हुए होंगे तो उससे हमारे शरीर में एक तो हमें पौष्टिकता भी नहीं मिलेगी और रोगाणु भी पहुंच जाएंगे। दूसरी सब्जियां जैसे कि मटर, टमाटर, खीरा, भिंडी, ये सब हमें साफ़, ताज़े, बिना धब्बों के मध्यम आकार के लेने चाहिए। सूखी और मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, अधिक पकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सब ध्यान रखना चाहिए। फल भी हमें कड़े, ठोस और भारी होने चाहिए। पिलपिले या चिपचिपे सड़े हुए होंगे, फफूंदी लगे हुए, वो नहीं लेने चाहिए। कई बार दुकानदार क्या करते हैं, ऐसे जो ख़राब फल होते हैं उनका एक अलग गुच्छा सा बना के रख देते हैं और उनको सस्ता बेचते हैं। तो कई लोग सस्ते के चक्कर में उनको ख़रीद लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध सदैव आवश्यकता अनुसार ताज़ा खरीदना चाहिए। दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सफ़ेद दूध जो होता है उसमें अरारोट या स्टार्च की मिलावट होती है और नीला दूध जो होता है वो ख़राब होने की उसकी संभावना होती है। पनीर ताज़ा, साफ़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए और मक्खन हमेशा विश्वसनीय कंपनी से लेना चाहिए और एग मार्क का चिन्ह देख कर लेना चाहिए। मक्खन में से पानी निकलता हुआ ना हो और अधिक नमक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। अब जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांस खाने वाले लोग हैं, वो जब मांसाहारी पदार्थ खरीदते हैं तो उसमें उन्हें वो क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, ये जब भी खरीदें हमेशा ताज़े खरीदने चाहिए। ताज़ा मांस छूने पर कड़ा, चिकना और चमकीला होता है। चर्बी सफ़ेद, ठोस, पर्याप्त मात्रा में होती है। ताज़ा मछली जब कोई खरीदता है तो उसका जबड़ा चमकदार लाल रंग का, मांस लचीला परंतु कड़ा होता है, आंखें चमकदार व स्पष्ट होती हैं। ताज़े अंडे का छिलका साफ़ होता है, ऊपरी वायु का भाग कम तथा अंडे का पीला भाग बीचों बीच होता है। तो ये कुछ पहचान है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम ये सामान खरीदने जाएं। अब आते हैं रसोई घर में। रसोई घर में सुरक्षा के नियम। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी माता जी का अधिकांश समय रसोई घर में बीतता है और उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य का भी रसोई घर में आना जाना लगा रहता है। कई बार ज़रा सी असावधानी के कारण रसोई घर में काम करते समय दुर्घटनाएं घट जाती हैं जो जानलेवा हो सकती हैं। अतः रसोई घर में काम करते समय सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट,
रसोई घर का फर्श। रसोई घर में काम करते समय फल व सब्जियों के छिलके, घी व तेल फर्श पर नहीं फेंकने चाहिए। यदि फर्श पर कुछ गिर जाए तो उसी समय सफाई कर देनी चाहिए, नहीं तो फिसलने के कारण गिरने का डर रहता है। फर्श को हमेशा सुखाकर साफ रखना चाहिए। रसोई घर में ईंधन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। रसोई घर में चाहे किसी भी ईंधन, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गैस या बिजली का प्रयोग किया जाए, परंतु चूल्हा जलाने की सुरक्षात्मक तकनीक का प्रयोग करना आवश्यक है। बच्चों, आजकल तो हमारे घर में जो गैस स्टोव है, एलपीजी गैस स्टोव, वही यूज़ होता है। बट जैसे पहले लकड़ी, कोयला, मिट्टी के तेल से चूल्हे जलाए जाते थे, स्टोव जलाए जाते थे, तो इन सभी चीज़ों में हमें सुरक्षात्मक टेक्निक, जो कि जिससे सेफ्टी से हम यूज़ करें, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते समय धुआं बाहर निकलने के लिए रसोई घर में चिमनी, रसोई निकासी, पंखा या धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम घर में जब किचन में खाना वाना बनाते हैं तो कहा जाता है कि किचन में या तो खिड़की हो या एग्जॉस्ट फैन या चिमनी लगी होनी चाहिए, जिससे कि धुआं हाथ के हाथ बाहर निकलता रहे। कोयले की अंगीठी को रसोई घर से बाहर खुली हवा में जलाना चाहिए तथा अंगीठी का प्रयोग करते समय दरवाजे, खिड़कियाँ खुली रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है बच्चों, अंगीठी जो होती है ना, इसमें से क्योंकि कोयले जल रहे होते हैं तो अंगीठी के धुएं में एक विषैली गैस होती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये इससे क्या होता है कि अगर आपके दरवाजे, खिड़की बंद होंगे तो ये गैस हमारे लिए दम घुटने का कारण बन सकती है। तो इसीलिए खिड़की, दरवाजे खुले रख के ही अंगीठी जलानी चाहिए। मिट्टी का तेल स्टोव में प्रयोग किया जाता है। हवा भरने वाले स्टोव में पिन द्वारा छिद्र को खोलना तथा हवा भरने से पहले बर्नर को गर्म करना आवश्यक है। इस स्टोव में अधिक हवा नहीं भरनी चाहिए क्योंकि इससे फटने का भय रहता है। जो बच्चों मिट्टी के तेल वाले स्टोव होते हैं, यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। उसमें क्या होता है, पहले हवा भरी जाती है, पिन द्वारा उसका छेद खोला जाता है। ठीक है, हवा भरने से पहले बर्नर को गर्म करना ज़रूरी होता है और अधिक हवा इसमें नहीं भरनी चाहिए क्योंकि उससे स्टोव के फटने का डर रहता है। बत्ती वाले स्टोव की बत्तियां बराबर, ये आपने नहीं देखा होगा, एक्चुअली ये मैंने भी नहीं देखा है, पहले यूज़ होते थे अब नहीं होते हैं। बत्ती वाले स्टोव की जो बत्तियां हैं वो बराबर होनी चाहिए तथा जलने से पहले इन्हें मिट्टी के तेल में भिगो लेना चाहिए जिससे आग की लौ के साथ धुआं ना निकले। इसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। अब गैस जो हमारे घरों में यूज़ होती है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इस पे काम करते होंगे, अपनी मम्मी पापा की हेल्प करते होंगे, भाई बहनों की हेल्प करते होंगे, या फिर आगे आके आपको खुद भी इस पर काम करना है। गैस आधुनिक युग का आदर्श ईंधन माना जाता है। गैस का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़, गैस का जो सिलेंडर है उसे सीधा खड़ा रखना चाहिए, हमेशा लिटाकर यूज़ नहीं करना चाहिए। सिलेंडर को चूल्हे, अंगीठी या स्टोव आदि जलने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए, उसे थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। गैस चूल्हा हमेशा सिलेंडर से अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए क्योंकि उसमें से जो गैस निकल के चूल्हे तक आती है वो फिर सही तरीके से आ पाए। सिलेंडर कभी बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए, खुले में रखना चाहिए। काम समाप्त होने पर रबर ट्यूब की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, उसमें चटक दिखाई देने पर बदल देना चाहिए। बच्चों, जो रबर ट्यूब होती है जो हमारे सिलेंडर को स्टोव से जोड़ती है, उसे बार बार चेक करते रहना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी आपको लगता है कट है या कहीं से लूज़ हो रही है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। गैस का प्रयोग करते समय ही नॉब को खोलना चाहिए, नहीं तो सिलेंडर की नॉब बंद रखनी चाहिए। चूल्हे के नियंत्रक को माचिस जलाने के बाद ही खोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं, कोई बड़ा भी ये गलती कर सकता है कि वो चूल्हा तो पहले खोल देंगे, उसमें से गैस निकलती रहेगी और फिर माचिस जलाएंगे। बहुत गलत है और बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। पहले हमें माचिस जलानी चाहिए, उसके बाद ही चूल्हे का नॉब खोलना चाहिए। भोजन पकाते समय नियंत्रक द्वारा आग की लौ ऐसी रखनी चाहिए कि वह बर्तन की चारों तरफ से ना निकले, नहीं तो आग लगने का डर रहता है। काम करने के बाद फिर से रेगुलेटर का नॉब अवश्य बंद कर देना चाहिए। अगर आपको घर में गैस की दुर्गंध महसूस हो रही है तो निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले अपने सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब को बंद कर देना चाहिए। सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए और सभी जलती हुई चीज़ें बुझा देनी चाहिए। अब है रसोई घर में जो उपकरण हम यूज़ करते हैं उनको कैसे सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना होता है।
तेज़ धार वाले उपकरण जैसे कि काटने, छीलने व टीन खोलने वाले चाकू, कद्दूकस आदि को बच्चों की पहुंच से दूर किसी ऊंचे स्थान या फिर बंद दराज में रखना चाहिए और इन्हें प्रयोग करने के बाद गंदे बर्तनों के साथ नहीं रखना चाहिए। हाथों हाथ धोकर वापस से उनकी जगह पर रख देना चाहिए। भोजन पकाने वाले उपकरणों में अन्य बर्तनों के साथ अधिकतर प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भोजन भाप के दबाव द्वारा पकता है। प्रेशर कुकर को यूज़ करने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक होता है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर को 2/3 भाग से अधिक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस बनती है। अगर गैस बनने के लिए जगह ही नहीं होगी तो प्रेशर कुकर फटने का डर रहता है। इसे प्रयोग में लाने से पहले रबड़ के छल्ले व सुरक्षा वाल्व का निरीक्षण करना चाहिए तथा इसका ढक्कन भली प्रकार से बंद करना चाहिए। निकास नली में से भाप निकलने के पश्चात ही नली पर दबाव रखना चाहिए। जब भी बच्चों हम खाना बनाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब तक कुकर की पूरी भाप ना निकल जाए तब तक हम उसे ना खोलें। प्रेशर कुकर को आग से उपयुक्त समय पश्चात उतार लेना चाहिए, क्योंकि अधिक समय पर आग से रखने से पानी सूख जाता है और कुकर फटने का भय रहता है। आग से उतारकर प्रेशर कुकर को ठंडा करने के बाद ही खोलना चाहिए। इसके बाद है बिजली के उपकरण जैसे कि टोस्टर, केतली, मिक्सर ग्राइंडर, गीज़र आदि का प्रयोग रसोई घर के विभिन्न कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि बिजली के उपकरण हमेशा विश्वसनीय कंपनी या फिर ISI का मार्क देखकर ही लेने चाहिए। इन उपकरणों की तार में एक तार ज़मीन का अवश्य होना चाहिए तथा तार कहीं से भी नंगी नहीं होनी चाहिए। इन उपकरणों को सूखी जगह पर किसी लकड़ी के तख्ते, लकड़ी की मेज़ या स्टूल पर रखकर ही प्रयोग करना चाहिए। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय पाँव नंगे नहीं होने चाहिए, नहीं तो करंट लगने का डर रहता है। बिजली के स्टोव पर बर्तन रखने के बाद ही स्विच ऑन करना चाहिए और स्विच ऑफ करने के बाद ही बर्तन को उतारना चाहिए। भोजन पकाते समय इसमें कोई तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध नहीं डालना चाहिए। रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र। बच्चों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम रसोई घर में आग का काम कर रहे हैं, खाना पकाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे जो वस्त्र हैं वो संश्लिष्ट तंतु से नहीं बने होने चाहिए, रेशमी नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेशमी कपड़ा जल्दी से आग पकड़ लेता है। इसलिए हमें काम करते समय सूती वस्त्र ही पहनना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लाख से बनी चूड़ियाँ या फिर ऐसी चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती हैं, तो इनको भी नहीं पहनना चाहिए। पहनने वाले वस्त्र ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ढीले वस्त्रों में बर्तनों को हैंडल लटकने का डर रहता है। बर्तनों को चूल्हे पर ऐसे रखना चाहिए जिससे हैंडल उनका पीछे की तरफ रहे और बर्तनों में करछी, चम्मच आदि नहीं छोड़ने चाहिए। रसोई घर में रखे विभिन्न डब्बों पर लेबल लगाना। बच्चों, रसोई घर में हम अलग अलग खाद्य पदार्थ कलेक्ट करके रखते हैं, तो इसलिए गलत प्रयोग से बचने के लिए उन पर लेबल लगाना आवश्यक रहता है, जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हम लेबल देख के पढ़ के समझ जाएं इसके अंदर क्या है और हम वो चीज़ यूज़ कर लें। इसके अलावा जो कीटनाशक, कीटाणुनाशक जैसे फिनाइल वगैरह होते हैं, उन्हें भंडार गृह में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। रसोई घर में काम करते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले तो बच्चों, रसोई घर में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब खिड़की के दरवाजे सही से होने चाहिए। अगर खिड़की नहीं है तो प्रॉपर चिमनी का प्रयोग करना चाहिए, एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए, जिससे कि रसोई घर का धुआं समय से बाहर निकलता रहे। रसोई घर के दरवाज़ों व खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे आग लगने का डर रहता है। रसोई घर में काम करते समय बाल कसकर बांधने चाहिए, जिससे बालों में आग लगने का डर न रहे और बाल भोजन में ना गिरें। रसोई घर में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने बर्तन आदि चूल्हे से दूर रखने चाहिए। रसोई घर में कागज़ व अन्य ज्वलनशील पदार्थ से बने लिफाफे व थैलियाँ आदि भी चूल्हे से दूर रखनी चाहिए, जिससे कि आग लगने का खतरा ना हो। अब बच्चों, इसमें आगे कुछ आपको रेसिपीज़ दी गई हैं, जो जैसे सुबह के नाश्ते में हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि दलिया हो गया आपका, इसके अलावा सूजी की खीर हो गई है, दोपहर या रात्रि के भोजन में दाल है। ये कुछ रेसिपीज़ इसमें आपको दी गई हैं, जिससे कि आप अपने घर में अपनी मम्मी या बड़ी बहन या भाई किसी की भी हेल्प से ये चीज़ें बना के देखो। और ये पूरा चैप्टर अब हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ में करेंगे।